बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। कल हमने जो नॉलेज स्टार्ट किया इन एसएलओस को वो कवर कर रहा है। पहला एसएलओ हमने स्टार्ट में ही कवर कर लिया हुआ है। दूसरे एसएलओ को हम पढ़ रहे हैं। दूसरा एसएलओ हमें कह रहा है कि हमने स्ट्रक्चर भी बताना है, केमिकल कंपोजिशन भी बतानी है, बैक्टीरियल सेल वॉल और उसके अलावा जो कवरिंग्स हैं जिनमें हम कैप्सूल स्लाइम पढ़ चुके हैं, आज हम सेल वॉल स्टडी करेंगे। और जब सेल वॉल स्टडी करते हैं तो सेल वॉल में डिफरेंसेस की बेस पे हम बैक्टीरिया को कैटेगराइज कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो आज ये एसएलओ भी हमने इसके रिलेटेड कवर करना है और टाइम मिला तो बैक्टीरिया की जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उसमें पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल को भी पढ़ेंगे, जो कि दो तरह का है। उसका सर्कुलर डीएनए जो कि उसका क्रोमोसोम है और एक साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है विच इज प्लाज्मिड। एसएलओ हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्टार्ट करते हैं हम सेल वॉल से। कैप्सूल स्लाइम बहुत अच्छे से हम कल कवर कर चुके हैं। कहते हैं सेल वॉल जो है स्ट्रक्चर तो एक है लेकिन ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है। इसमें आपके पास मल्टीपल लेयर्स होती हैं और ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ मौजूद है। ठीक, इसमें ये आपके पास एक एडिशनल लेयर है बैक्टीरियल सेल की जो बैक्टीरिया को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये इटसेल्फ एक सेमी रिजिड स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन की तरह बिल्कुल फ्लूइड नेचर नहीं होती इसकी। रिजिडिटी, सेमी रिजिडिटी की वजह से इसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है। कहते हैं आपके पास जो इनर लेयर है सेल वॉल की वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है और इसके लिए हम दूसरा लफ्ज म्यूरिन भी यूज करते हैं। जबकि सेल वॉल की जो आउटर लेयर, आउटर पोर्शन है वो ज्यादा थिक होता है और उसमें वेरिएशन भी आती है। और केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से हम देखते हैं बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया उसमें फर्क आ रहा होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि आपके पास हर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल हो। जनरली हम कहते हैं कि आपके जितने भी बैक्टीरिया इनमें सेल वॉल है, लेकिन एक्सेप्शन भी आती है। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मास, इनमें आप देखते हो सेल वॉल होती ही नहीं है। तो ये एग्जाम परस्पेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जहां पेप्टाइडोग्लाइकन मौजूद है वहीं कुछ बैक्टीरिया में इनकी सेल वॉल में लिपिड कंटेंट भी होता है। ठीक है, इनकी सेल वॉल के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बुनियाद पे जब आप इन्हें स्टेन करते हो तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसी की बेस पे हम इन्हें कैटेगराइज भी करते हैं। एक जो स्टेनिंग टेक्निक है इसे हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक कहते हैं। इसमें आप सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में फर्क की वजह से देखते हो कि बैक्टीरिया डिफरेंटली बिहेव करते हैं। एक बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव और दूसरे को ग्राम नेगेटिव कह देते हैं। हेंस क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट था, डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जिसने ये टेक्निक फर्स्ट टाइम इन्वेंट की थी। इस मेथड में पता है हम क्या कर रहे होते हैं, हम दो तरह के स्टेन यूज करते हैं, जिनमें से एक प्राइमरी स्टेन होता है जिसे आप कहते हो क्रिस्टल वायलेट डाई। ठीक है, हम असल में बैक्टीरिया को, तमाम बैक्टीरिया को, जो हमारी कॉलोनी के बैक्टीरिया उससे हम सैंपल लेके सभी को ये डाई देते हैं, क्रिस्टल वायलेट डाई। इसके बाद फिर हम इसे एथानॉल से या एसीटोन से वॉश करते हैं। ठीक है, ये बड़ा आपको सिंप्लीफाइड करके बताया जा रहा है क्योंकि ये प्रैक्टिकल का पोर्शन है। जब आप उसे एथानॉल अल्कोहल से या एसीटोन से वॉश करते हो ना, तो आप देखते हो कि कुछ बैक्टीरिया जो है उनमें ये डाई रिटेन रहता है, बरकरार रहता है, वॉश अवे नहीं होता। वो बैक्टीरिया जिनमें ये डाई मेंटेन रहता है, रिटेन रहता है, उन्हें हम कहते हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। पॉजिटिव का वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं कि इसमें इस डाई की मौजूदगी की वजह से कलर शो हो रहा होता है जो कि पर्पल होता है। ठीक, और वो बैक्टीरिया जिनको एथेनॉल से वॉश करने के बाद आप देखते हो उनसे डाई निकल जाता है और उनमें कलर नहीं शो होता, उन्हें फिर हम क्या कह देते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। लेकिन चूंकि हमने माइक्रोस्कोप में अपने इन बैक्टीरिया को विजुलाइज करना होता है, इसलिए फिर हम सेकेंडरी डाई सेफ्रानीन भी यूज करते हैं। प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही कि जो प्राइमरी डाई रख रहे हैं वो ग्राम पॉजिटिव हो गए, जो नहीं रख रहे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गए हैं। ठीक, स्टेनिंग डिफरेंस के अलावा आप देखते हो इन बैक्टीरिया में और भी डिफरेंसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, जब आप इन्हें नेगेटिव के साथ कंपेयर करते हो तो आप देखते हो इनमें लिपिड्स
कंपैरेटिवली कम होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रॉपर एक लिपिड बायलेयर होती है सेल वॉल के बाहर। ये मैंने आपको कल दिखाया था, अभी दोबारा देखते हैं। तो ऑलमोस्ट एक एक्स्ट्रा लेयर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास, जो कि लिपिड बायलेयर है, सेल वॉल से भी बाहर पड़ी है। तो इसका मतलब है इनमें लिपिड ज्यादा हो गया और इनके मुकाबले में ग्राम पॉजिटिव में लिपिड कम हो गए। इसी तरह ग्राम पॉजिटिव जो है, इनमें आप देखते हो पेप्टाइडोग्लाइकेन ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनकी सेल वॉल ज्यादा थिक है और सेल वॉल बनी है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, तो इसका मतलब है इनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन ज्यादा है, जबकि ग्राम नेगेटिव में कम है। हम कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं कि हमारा एसएलओ हमें कह रहे हैं हमने ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में सेल वॉल की बेस पे कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राम पॉजिटिव में अगर पेप्टाइडोग्लाइकेन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी सेल वॉल थिक ज्यादा है, जबकि ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन कम है तो सेल वॉल भी थिन है। इसके अलावा हम कहते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ साथ हमें टिकोइक एसिड के फाइबर्स भी मिलते हैं, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर से बाहर की तरफ निकले होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड के फाइबर्स नहीं होते। इस डायग्राम को हम जूम करके एनालाइज करते हैं। ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं आप देखोगे यहां मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में, और उसके बाहर एक थिक लेयर है सेल वॉल की, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है। ऐसे ही है। इसके मजीद अगर आप साथ देखो तो आपको यहां पे कुछ फाइबर्स मिल रहे हैं जो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बाहर की तरफ निकले हुए हैं, जिन्हें आप टिकोइक एसिड कहते हो। इसी के साथ एक्स्ट्रा फाइबर लिपोटिकोइक एसिड ये भी मौजूद है। ये अब आपके पास ग्राम पॉजिटिव है। अब जरा देखो ग्राम नेगेटिव को और आप कंपैरिजन करना शुरू करो। अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन ओके। अब जरा देखो इनके अंदर जो सेल वॉल है ये थिन है और वहां देखो कितनी थिक है। इसका मतलब इनके पास जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है उसकी क्वांटिटी भी कम है, लेकिन इनके पास एक एडिशनल लेयर है लिपिड बायलेयर की, ठीक है, जो कि यहां नहीं है। और हमें मालूम है कि जो सेल मेम्ब्रेन लाइक लेयर होती है ये लिपिड लेयर है, तो इसमें लिपिड ज्यादा हुए, इसलिए आप कहते हो ग्राम नेगेटिव में लिपिड कंटेंट ज्यादा है, पॉजिटिव में कम है। लेकिन साथ ही साथ देखो यहां पे ये जो आपको टिकोइक और लिपोटिकोइक एसिड मिल रहे हैं, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इनके अंदर भी कुछ फाइबर्स हैं, लेकिन वो सिंपल लिपोपॉलीसेकेराइड्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, ठीक है। यहां पे आपके पास ये मेजर डिफरेंस है। अब हमने सेल वॉल और ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव जो पढ़ा है बैक्टीरिया के बारे में, आओ इसको सिमुलेशन से भी देखते हैं, ठीक है। पहले हम सेल वॉल को जरा विजुलाइज करते हैं। यही चीज ये देखें जी, क्या यही सब कुछ नहीं है जो हमने अभी पढ़ा? आपके पास स्टार्ट के अंदर ग्राम नेगेटिव है, बाद में ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। ये आपके पास असल में इस तरह से इनकी सेल मेम्ब्रेन और उसके बाहर सेल वॉल होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में हम देखते हैं हमें साथ ही एक और एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन भी मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें हमारे पास ग्राम स्टेनिंग और ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव का जो फर्क है, मैं आपको ये भी दिखाता हूं। ये देखो, ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, वहां आप लोग इस चीज को देखोगे किस तरह से हम बैक्टीरिया सैंपल लेते हैं। ये भी हम सैंपल ले रहे हैं और यह वो हमारी स्लाइड है जहां हमने उसको रख लिया। अब आपने स्टेन अप्लाई किया और उसके बाद ये देखो स्टेन अप्लाई किया, उसको वॉश करके अब आप ड्राई कर रहे हो, यानी कि मुख्तसरन हम फास्ट फॉरवर्ड हो गए हैं कि हम अपनी स्लाइड प्रिपेयर कर चुके हैं। चूंकि मेथड हमने यहां नहीं पढ़ना, वो प्रैक्टिकल की चीज है, इसलिए हमने यहां देखना भी नहीं है। हमने जो चीज देखनी है, हमने विजुलाइज करना है कि जब आप स्टेनिंग करके स्लाइड बना लेते हो तो हमें ये बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में नजर कैसे आते हैं। पहले हम देखते हैं ग्राम पॉजिटिव। ये देखो, आप जब अपने बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के लेंस के नीचे देख रहे होते हैं ना, वो आपको इस तरह के नजर आते हैं। ये जो पर्पल आपके पास छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये असल में डॉट्स हैं जो मिलके आपके पास चेन की शक्ल में मौजूद है, कॉलोनी की फॉर्म में, इसलिए आपको ये इस तरह से नजर आ रहे हैं। ये आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। ये वो बैक्टीरिया हैं जिन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट डाई रिटेन किया, एथेनॉल ने उसे वॉश नहीं किया, तो हमने कह दिया ये पॉजिटिव है, डाई रख रहे हैं, कलर रख रहे हैं, इसलिए आपके पास पॉजिटिव है।
इसके बरक्स देखो आप, ये देखो ग्राम नेगेटिव आपको इस तरह नजर आते हैं। अब असल में होता पता है क्या है, अगर तो आप सिर्फ इतना ही प्रोसेस करते हो कि आपके फर्स्ट प्राइमरी डाई क्रिस्टल वायलेट डाई यूज हुआ, फिर एथेनॉल से वॉश कर दिया, तो आपको ये नजर नहीं आएंगे इस तरह पिंक कलर के, क्योंकि डाई रिमूव हो चुका है। हमने चूंकि विजुलाइज करना होता है, फिर हम एक सेकेंडरी डाई यूज करते हैं सेफ्रॉनिन, जो कि पिंक कलर का होता है। अब पिंक कलर का डाई इनमें तभी आएगा ना जब प्राइमरी डाई क्रिस्टल वायलेट डाई जो पर्पल कलर का था वो पहले ही निकल गया था। तो इसलिए हमने इनके लिए नेगेटिव का टर्म यूज कर दिया कि आपके पास ये ग्राम नेगेटिव वाले हैं जो पिंक नजर आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। जब आपने एक्सपेरिमेंट में क्लासेस में एक्सपेरिमेंट करने हैं तो आप इन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकोगे। वापस आते हैं स्लाइड पे। फंक्शन क्या है सेल वॉल का, ये भी देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम सेल की इंटेग्रिटी, उसका वजूद बरकरार रखना, उसको रप्चर करने से बचाना होता है। ठीक है, इसके अलावा सेल को शेप देना है। सेमी रिजिड है ना, तो सेल को शेप दे रही है, प्रॉपर एक शेप। और अंदर की तरफ जो सेल मेम्ब्रेन और बाकी के स्ट्रक्चर हैं इनकी प्रोटेक्शन करनी है। और साथ ही साथ अभी हमने जो आगे पढ़ना भी है, आपके पास जो फ्लेजेला होते हैं जिसकी मदद से बैक्टीरिया ने मूव करना होता है, ये असल में सेल वॉल के अंदर फिक्स हुआ होता है। ठीक है, तो ये उसको एंकरिंग पॉइंट भी प्रोवाइड कर रही है। अंदर की तरफ हम आए तो हमारे पास एक और लेयर है विच इज सेल मेम्ब्रेन। तो हम बाहर से चलना शुरू हुए, हमने कैप्सूल देखा, अगर लूजली अरेंज है तो उसको स्लाइम बोला, फिर आपके पास आई सेल वॉल। अब सेल वॉल से अंदर की तरफ है सेल मेम्ब्रेन, जो कि सिंपली हम जानते हैं साइटोप्लाज्म को कवर करती है। कमोबेश केमिकल कंपोजिशन में ये यूकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन से मिलती जुलती होती है। और हमें मालूम है कि यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन क्या है, फोस्फोलिपिड और प्रोटीन का मजमू है। लिपिड की एक बायलेयर है और उसमें आप कुछ कुछ जगहों पे देखते हो प्रोटीन होती है। अभी मैंने आपको एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाया, तो उसमें आपने देखा था किस तरह लिपिड के मॉलिक्यूल्स अरेंज हुए हुए थे और उनमें प्रोटीन थी। दोबारा देखते हैं एक दफा, इसको विजुलाइज करते हैं, एनिमेशन को, अपने कंटेंट को वहां से अंडरस्टैंड करते हैं। इसको आप, हाँ जी, ये देखें, थोड़ा सा फर्क आता है जो हमने अभी जानना है कि जहां आप देखते हो यूकैरियोट्स प्लांट्स और एनिमल सेल्स की मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होते हैं, और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि वो उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। उसके बरक्स आप देखोगे यहां कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये देखें जी, ये है लिपिड बायलेयर, जो कि असल में जो बायलेयर है ये फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स लिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में भी ऐसा है, लेकिन हम देखते हैं हमें कुछ जगहों पे इसमें ये जो ब्लू पोर्शन है प्रोटीन्स मिलती हैं। अब प्रोटीन दो तरह की है, जो दोनों मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है लिपिड बायलेयर के अंदर, और एक वो है जो सिर्फ एक ही लिपिड लेयर का हिस्सा होती है। ठीक है, पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन। और इसके अलावा आप देखते हो आपको यहां पे कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाते हैं। तो ये आपके पास वो बेसिक फ्रेमवर्क है सेल मेम्ब्रेन का, जो कमोबेश आप कहते हो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर सेम है। ठीक है, वापस आते हैं जी, बस हमने इसको विजुलाइज करना था। जहां डिफरेंस आया वो मैंने बता दिया, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। करती क्या है, वही काम है जो बाकी की सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में भी कर रही होती है। सिलेक्टिव बैरियर है, जो चीजें सेल में आ रही हैं सेल से जा रही हैं उन्हें रेगुलेट करना है। ठीक, हाँ, अब फर्क कहां आएगा, यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि फिर उसका यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंट काम करते हैं। यहां हमें मालूम है बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल एब्सेंट है। तो इसका मतलब है कि यहां पे अब कुछ काम ऐसे होंगे जो सेल मेम्ब्रेन करेगी, लेकिन इस तरह से करेगी कि सेल मेम्ब्रेन में आप देखोगे कुछ स्पेसिफिक एंजाइम ऐड होंगे जो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होंगे। ठीक है, वो फिर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जैसे जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं ना बैक्टीरिया में, इसके एंजाइम सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। यानी कि बैक्टीरियल सेल की जो मेम्ब्रेन है वो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस भी करवा रही होती है, क्योंकि इनके पास स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स नहीं है। ना माइटोकॉन्ड्रिया है रेस्पिरेशन के लिए, ना ही क्लोरोप्लास्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट।
इनमें स्टीरोल यानी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जो कि यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में होता है। उसके बरक्स अब सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी तो मेंटेन करनी है, इंटेग्रिटी तो मेंटेन करनी है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो उसके बरक्स आप देखते हो यहां पे हैपेनॉइड होते हैं। ये वो काम करते हैं जो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल करता है, यानी स्टेबलाइज दी मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन से ही मुतलका एक और स्ट्रक्चर है विच इज मीजोजोम। ये देखो, ये आपके पास ये जो फिरोजी कलर में आ रही है ये सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन आपने नोट किया कुछ जगहों पे हम देखते हैं ये सेल मेम्ब्रेन अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ दबी हुई है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट की हुई है। सेल मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है तो हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मीजोजोम। ये देखो, एक और डायग्राम भी दिखाता हूं। ये देखो, यहां पे ये जो पोर्शन है ये वो मीजोजोम है कि सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक बड़े लैमिना फॉर्म में, लेयर लाइक फॉर्म में दबी हुई है, इन्वेजिनेट की हुई है। तो इन्वेजिनेशन इन सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड मीजोजोम। क्या कर रहे हैं? सेल का सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, लेकिन और बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। और वो काम ये है कि इन्होंने बैक्टीरियल सेल की रेप्लिकेशन, डीएनए की रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में रोल प्ले करना होता है, और साथ ही साथ जो रेस्पिरेशन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन, वो भी इन मीजोजोम्स के थ्रू हो रही हो। ठीक है, आगे आता है अंदर साइटोप्लाज्म। सिंपल बातें हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं 9th में भी, अभी ग्रेड 11 के चैप्टर 1 में भी। ये सेल का वो लिक्विड पोर्शन है, मैट्रिक्स है, जो 80% वाटर का बना हुआ है, और इसमें फिर आप देखते हो दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनमें आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, और कुछ इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स एब्सेंट हैं। हाँ, राइबोसोम हमें नजर आते हैं, चूंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है इसलिए यहां पे मौजूद है। बाकी आपके पास जिस तरह हमने कहा था यूकैरियोट्स में भी ये आरएनए और प्रोटीन के बने थे, यहां भी यही दो चीजें इन्हें मिलकर बनाती हैं। साइज में फर्क आता है, वहां आपके पास 80s वाले थे, यहां पे ये स्मॉलर होते हैं 70s के। वहां भी यही काम था जो काम यहां पे है प्रोकैरियोट्स में, विच इज प्रोटीन सिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूजन्स। ये देखो, इंक्लूजन क्या चीजें हैं? ये आपके पास छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको नजर आते हैं साइटोप्लाज्म में। इन स्ट्रक्चर्स में असल में बैक्टीरिया ने अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड स्टोर किए होते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये असल में रिजर्व्स हैं जिन्हें डिपॉजिट किया होता है। ये जो रिजर्व्स हैं जिन्हें स्टोर किया हुआ है, डिपॉजिट किया हुआ है मुश्किल वक्त के लिए, कि जब हार्श एनवायरनमेंट होगा या जब जरूरत होगी तो हम इन कंपाउंड्स को यूज करेंगे। इन डिपॉजिट्स को आप कह देते हो इंक्लूजन। इनमें क्या चीज स्टोर की जाती है? ग्लाइकोजन, जो कि ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड है, इसका मतलब है एनर्जी स्टोरेज के लिए स्टोर किया जाता है। स्टार्च, अगेन एनर्जी स्टोरेज। लिपिड्स, अगेन एनर्जी स्टोरेज। तो बैक्टीरिया क्या करता है, वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जहां हर वक्त उसे फूड अवेलेबल नहीं है, वो फिर एक्स्ट्रा फूड को डिपॉजिट कर लेता है, जिसे आप इंक्लूजन का नाम दे देते हो। ठीक है, चूंकि एनर्जी सोर्स है, इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास बैक्टीरिया में ये मेटाबॉलिज्म और डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, इन्हीं वजह से हम देखते हैं कि अपनी इन खसूसियात की वजह से, और स्पेशली उसमें इंक्लूजन्स की मौजूदगी की वजह से, बैक्टीरिया को मुश्किल वक्त में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं और ये वास्ट एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। ये लीजिए हमारा लास्ट एस्से लो, जहां हमने बैक्टीरिया की जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना है, और इसमें दो इंपॉर्टेंट इसके कंपोनेंट हैं। एक इसका मेन सर्कुलर डीएनए, जिसको आप क्रोमोसोमल डीएनए कहते हो, और दूसरा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जिसे आप प्लाज्मिड कहते हो। ये दोनों मिलके बैक्टीरिया की जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। जो इसका मेन जेनेटिक मटेरियल है वो असल में एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इससे हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं। असल में ये वो क्रोमोसोम है जो इसके सेल को कंट्रोल करता है और बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये होगा तो बैक्टीरिया सरवाइव करेगा, रेप्लिकेट करेगा। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है ना, प्लाज्मिड, ये ना भी हो तो बैक्टीरिया नॉर्मल लाइफ सरवाइव करता है, अपनी एक्टिविटीज कंटिन्यू रखता है। अब वो जो मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम है जो कि सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें आप देखते हो इसके साथ बैक्टीरिया में जहां ये डीएनए पड़ा हुआ है या बैक्टीरियल क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, इसकी सराउंडिंग में, इमीडिएट सराउंडिंग में
आपको और बहुत सारी प्रोटीन्स और आरएनए मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनता है बैक्टीरियल सेल में, जहां इसका मेन क्रोमोसोम है, उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं और आरएनए हैं, आप इस स्ट्रक्चर को मजमूई तौर पे न्यूक्लियोइड कहते हो। तो बच्चों को बाज़ औक़ात ये टर्म क्लियर नहीं होती, व्हाट इज न्यूक्लियोइड, इसमें तो न्यूक्लियस नहीं है। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर पड़ा हुआ है, ये देखो, और इस जेनेटिक मटेरियल के साथ जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स और आरएनए एसोसिएटेड है, इन्हें मिला के हम कह रहे हैं ये न्यूक्लियोइड है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। और अगर आप कंपैरेटिवली देखो तो इसका ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये साइज में बहुत छोटा है यूकैरियोट्स की निस्बत। कितना छोटा है, हम एग्जांपल ले लेते हैं। अदरवाइज बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया लेंथ में वेरिएशन तो आती है, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड अगर लेना चाहें तो जो ई कोलाई बड़ा कॉमन बैक्टीरिया है, इसका जब आप क्रोमोसोम देखते हो या डीएनए देखते हो तो आपको पता लगता है इसमें सिर्फ 4.6 मिलियन बेस पेयर। 4.6 मिलियन बेस पेयर का मतलब है 46 लाख बेस पेयर्स हैं, और ये आ जाके 4000 प्रोटीन बनाने के लिए यूज होते हैं। यानी इनमें इंफॉर्मेशन भी कम है, साइज भी कम है और प्रोटीन बनाने वाली इंफॉर्मेशन भी कम है। अब आता है सेकंड कंपोनेंट। इस मेन क्रोमोसोम के साथ हम बाज़ का देखते हैं कि बैक्टीरिया के पास बहुत से एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पड़े होते हैं, ये और डायग्राम में भी इन्हें देखते हैं। यहां नहीं है, यहां भी इतना हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास एनिमेशन में हम उसे देखते हैं। ये जो आपके पास प्लाज्मिड्स हैं, ये क्या है, ये मेन जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उससे भी साइज में छोटे हैं, इसलिए हम कहते हैं ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स है। होते ये भी सर्कुलर फॉर्म में है और है भी डीएनए, इसलिए हम इसे कहते हैं ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, कि अगर नहीं होगा तो बैक्टीरिया को फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज आराम से कर रहे हैं। ये जो प्लाज्मिड्स है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं। ये एक इनकी इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो मेन क्रोमोसोम है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इनकी रेप्लिकेशन को, मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल नहीं करता, इन्होंने अपनी मल्टीप्लिकेशन खुद ही करनी होती है। ठीक है, हाँ, अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखो तो आप देखते हो साइज में छोटे हैं, तो इनके अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन यानी जीन्स भी कम होते हैं। कितने होते हैं, एक एस्टिमेट दिया हुआ है कि तकरीबन 5 से 100 की तादाद में होते हैं। लेकिन आपके पास ये जो जीन्स हैं, ये उसके नॉर्मल सर्वाइवल में ना इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, तो फिर इनकी जरूरत क्या है, ये बताने से पहले आओ एक नजर इन्हें हम सिमुलेशन से देखें। कल हमने दिया कि विजुलाइज किया था, लेकिन आज दोबारा इसको देखते हैं कि आपके पास, इसको कैंसिल करें, ये देखो, ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हैं, अगर ये बैक्टीरिया के नॉर्मल सर्वाइवल में रोल प्ले नहीं कर रहे, रेप्लिकेशन में, सेल में होने वाले मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन का हिस्सा नहीं है, तो फिर क्या है, ये देखो, ये वो आपको इस तरह से मेन क्रोमोसोम के साथ कुछ एक्स्ट्रा सर्कुलर रिंग जो नजर आ रहे हैं, ये प्लाज्मिड है, देखो लेबल भी किया हुआ है। और अगर हम इसको फोकस करें, ये देखो, अब देखो इसके ऊपर दो बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रेजेंट किए हैं, जिनको मैं हाईलाइट करूंगा। एक को कह रहा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये क्या चीज है ये भी बताता हूं, और दूसरे को कह रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट या रेजिस्टेंस जीन। स्ट्रक्चर विजुलाइज कर लिए, अब आओ स्लाइड पे, ये दोनों पॉइंट आपको यहां पे इलैबोरेट करता हूं। अब अगर ये बैक्टीरिया के बेसिक नॉर्मल एक्टिविटीज में रोल प्ले नहीं ना करते, तो इनकी कोई ना कोई तो सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इस पे जीन्स मौजूद हैं और वो जीन कुछ ना कुछ तो करते हैं। अब उनमें से कुछ जीन्स जो हैं वो ऐसा काम करते हैं कि दूसरे बैक्टीरिया जिनमें प्लाज्मिड नहीं होते उनमें ये फंक्शन नहीं होता। उनमें से एक इंपॉर्टेंट काम जो ये करते हैं कि जब खतरा होता है स्पेसिफिक कंडीशन में कि आपने बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दी है जो उसे किल कर सकती है, तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास प्लाज्मिड होता है, हम अक्सर देखते हैं वो उस एंटीबायोटिक को सरवाइव कर जाते हैं, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। वो जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप होती है ना, वो इन प्लाज्मिड्स की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट ऐसे जीन्स होते हैं जो इन्हें उन एंटीबायोटिक्स के बावजूद सरवाइव करवा रहे होते हैं। तो हम कहते हैं ये उनमें
जहां बहुत से इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट काम एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है। अब प्लाज्मिड की मजे की बात यह है कि अगर एक बैक्टीरिया के पास है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है जिसके पास नहीं है वो हमेशा सही रहेगा। बैक्टीरिया जो है वो अपने प्लाज्मिड को एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड नहीं है तो वो दूसरे बैक्टीरिया से जिसके पास प्लाज्मिड है उससे भी ले सकते हैं या अपने आसपास के एनवायरनमेंट से भी ले सकते हैं। लेट्स से एक बैक्टीरिया की डेथ हुई और उसका वो प्लाज्मिड सराउंडिंग में रिलीज हो गया, तो बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड नहीं था, वो अपने सराउंडिंग से उस प्लाज्मिड को इनटेक कर लेता है। जहां इनटेक हो सकता है वहीं कहते हैं कि लॉस भी हो सकता है, स्पेशली जब आपके पास बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा था, बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम डिवाइड किया, 1 से 2 सेल बने, लेकिन अगर प्लाज्मिड डिवाइड सही से नहीं किया या डिवाइड करने के बाद ठीक से सेपरेट नहीं हुआ तो एक के पास तो रह जाएगा, दूसरे सेल के पास प्लाज्मिड लॉस हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर प्लाज्मिड जो है इसका एक पोर्शन है जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जैसा हमने अभी सिमुलेशन में भी देखा। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्ट्रक्चर वाइज क्या है, ये असल में डीएनए का एक सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। ये वो हिस्सा है जो इसको इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होने देते हैं। हर डीएनए को ना, चाहे हम हमारा नॉर्मल क्रोमोसोमल डीएनए भी है, उसको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए होता है जहां से उसकी रेप्लिकेशन कॉपी स्टार्ट होती है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्लाज्मिड के बारे में अभी मैंने आपको बताया, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है और उसकी वजह ये होती है इसके पास वो अपना सीक्वेंस मौजूद है जिसे आप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि जब इसकी कॉपी बनेगी, रेप्लिकेशन होगी, तो वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस इस जगह से ओरिजिनेट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। वो जो डीएनए सीक्वेंस है वो आपके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहता है। ठीक, अब अगर बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अपना है तो इसका मतलब है कि आपके पास एक बैक्टीरिया में एक से ज्यादा प्लाज्मिड भी हो सकते हैं, क्योंकि वो प्लाज्मिड एक से ज्यादा रेप्लिकेट करके कॉपीज बना सकते हैं, वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। थोड़ा सा रह गए, इसको कवर करते हैं जल्दी से। कहते हैं बल्कि हो गया, यही आपके पास जो सर्कुलर डीएनए और प्लाज्मिड है ये आपके बैक्टीरिया की जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। बेशक एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, लेकिन मेन क्रोमोसोम और प्लाज्मिड कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है। इनसे आपको पता लगता है कि बैक्टीरिया जो है वो कितना सिंपल है, लेकिन ये स्ट्रक्चर इतने इतने होते हैं कि बैक्टीरिया को इस काबिल बना देते हैं कि वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर सरवाइव कर जाता है। ठीक है, ये आपके पास वो सीक्वेंस है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसी तरह एक सीक्वेंस है जो किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट उसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये वो हमारे इंपॉर्टेंट एसएलओज हैं जिन्हें हमने आज इस स्लाइड में और नॉलेज में कवर किया। आपके पास वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, उसे अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल नए एसएलओ और नए नॉलेज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।